कक्षा 11 समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था का शेष भाग 2। हालांकि इसे हमने 3 भागों में विभक्त कर रखा है। यह दूसरा भाग है। संस्कृत को यहाँ विचारों, मूल्यों और मान्यताएं जो मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं तथा उनके जीवन को आकार देने में मदद करते हैं के छोटे से लेबल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन विचारों तथा मान्यताओं में परिवर्तन प्राकृतिक रूप से सामाजिक जीवन में परिवर्तन को दिखाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था का सबसे सामान्य उदाहरण धर्म है, जिसका समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। धार्मिक मान्यताएं और मानदंडों ने समाज को व्यवस्थित करने में मदद की। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है कि इन मान्यताओं में परिवर्तन ने समाज को बदलने में मदद की। धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ विचारकों ने सभ्यता को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया। वे इतिहास को 2 धर्मों में अंतःसंबंध की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन के अन्य महत्वपूर्ण कारकों में धर्म भी संदर्भगत होता है। यह सब संदर्भों को नहीं परंतु कुछ को प्रभावित करता है। मैक्स वेबर का अध्ययन द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म दिखाता है कि पूंजीवादी सामाजिक प्रणाली की स्थापना में कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई संवर्ग ने किस प्रकार मदद की। आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत में भी हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में धर्म के कई उदाहरण देखते हैं। इनमें सबसे उत्कृष्ट उदाहरण प्राचीन भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, मध्यकालीन सामाजिक संरचना में अंतर्निहित जाति व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। समाज में महिलाओं की स्थिति में जो सामाजिक परिवर्तन आए हैं उसके वैचारिक उद्भव को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता की है। ऐतिहासिक परिस्थितियां महिलाओं के संघर्ष के लिए कहीं सहायक सिद्ध हुई हैं तो कहीं बाधक। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय पाश्चात्य देशों में महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो पहले हमेशा पुरुषों द्वारा किए जाते थे। यह वास्तविकता थी कि महिलाएं जहाज बना सकती थी, भारी मशीनों को चला सकती थी, हथियारों का निर्माण आदि कर सकती थी। इसने समानता पाने के उनके दावे को मजबूत किया। पर यह भी सत्य है कि यदि युद्ध न हुआ होता तो उन्हें और लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष करना पड़ता। एक दूसरे प्रकार का उदाहरण जहां महिलाएं अपनी अस्मिता में परिवर्तन लाने में सफल हुई, वह क्षेत्र है उपभोक्ता विज्ञापन। अधिकतर नगरीय समाजों में महिलाएं ही यह निर्णय लेती हैं कि घरेलू उपयोग के लिए कौन सी वस्तुएं खरीदी जाएं। इसने विज्ञापनों ने एक उपभोक्ता के रूप में महिलाओं की सोच को प्रति संवेदनशील बनाया है। विज्ञापन के खर्चों का एक महत्वपूर्ण अंश अब महिलाओं को मिलता है और इसका प्रभाव मीडिया पर पड़ा है। संक्षेप में महिलाएं आर्थिक भूमिका परिवर्तन की श्रृंखला की शुरुआत करती हैं, जिसके बड़े सामाजिक परिणाम निकल सकते हैं। जैसे विज्ञापन महिला को एक निर्णायक सदस्य के रूप में दिखा सकता है अथवा महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में, जिसके बारे में न तो पहले सोचा जा सकता था और न ही जिसे बढ़ावा दिया जा सकता था। सामान्यतः पहले ज़्यादातर विज्ञापन पुरुषों को संबोधित किए जाते थे, अब उतना ही महिलाओं को भी संबोधित किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जैसे घरेलू वस्तुएं अथवा उपभोक्ता वस्तुओं में मुख्यतः महिलाओं को, अतः यह विज्ञापकों तथा निर्माताओं के लिए आवश्यक हो गया है कि महिलाएं क्या सोचती तथा महसूस करती हैं उस पर ध्यान दिया जाए। उदाहरण जहां सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन लाता है। खेलकूद के इतिहास में देखा जा सकता है, खेलकूद हमेशा से लोकप्रिय संस्कृति की अभिव्यक्ति रहे हैं, जो कभी कभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्रिकेट का प्रारंभ ब्रिटिश राजशाही वर्ग के शौक के रूप में हुआ, ब्रिटेन के मध्यम तथा कामकाजी वर्गों में फैला और वहां से पूरी दुनिया के
अंग्रेजी साम्राज्य में। जैसे ही इस खेल ने भारत से बाहर अपनी जड़ें जमाई, यह अधिकतर राष्ट्रीय अथवा प्रजातीय वर्ग का प्रतीक बना। क्रिकेट में तीव्र प्रतियोगिता का भिन्न इतिहास है, जो खेलकूद की सामाजिक महत्ता को कथात्मक रूप में दिखाता है। इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया की प्रतियोगिता सामाजिक अधीनस्थ उपनिवेश ऑस्ट्रेलिया का शासन के केंद्र में प्रभावशाली उच्च वर्ग इंग्लैंड के प्रति रोष दर्शाती है। इसी प्रकार 1970 तथा 80 में पूरी दुनिया पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का वर्चस्व भी औपनिवेशिक व्यक्तियों के प्रजाति गौरव को दिखाता है। भारत द्वारा क्रिकेट में इंग्लैंड को हराना हमेशा से कुछ खास रहा है, विशेषकर स्वाधीनता से पूर्व। दूसरे स्तर पर क्रिकेट की भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रियता ने इस खेल के व्यावसायिक प्रारूप को बदल दिया है, जो अब दक्षिणी एशियाई प्रशंसकों की रुचियों से प्रभावित होता है, विशेषकर भारतीय। जैसा कि ऊपरी पर चर्चा से साफ होता है, कोई एक सिद्धांत अथवा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेवार नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन के कारक आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं, सोची समझी क्रिया अथवा आकस्मिक कारकों का परिणाम हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारक अधिकांशतः परस्पर संबंधित होते हैं। आर्थिक तथा तकनीकी कारक के सांस्कृतिक संघटक भी हो सकते हैं। राजनीति पर्यावरण द्वारा हो सकती है। यह आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन और उसके विभिन्न प्रकार की विधाओं से परिचित रहा जाए। परिवर्तन हमारे लिए एक मुख्य विषय है, क्योंकि परिवर्तन की गति आधुनिक समय में मुख्यतः समकालीन समय में पहले की तुलना में काफ़ी तेज हो गई है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन को विगत समय में अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जब वह घटित हो चुका होता है, हमें इसके होने के समय से परिचित होना चाहिए। इसके लिए जो भी तैयारी हो सके करनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक घटना अथवा प्रक्रियाओं का अर्थ विषमताओं में ही साफ उभर कर आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पन्ने पर लिखे गए अक्षर जिसे आप पढ़ रहे हैं सुवाच्य है, क्योंकि वे पृष्ठभूमि की विषमता में हैं। ठीक इसी प्रकार एक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन अर्थ ग्रहण करता है। निरंतरता की पृष्ठभूमि में अथवा परिवर्तन के अभाव में एक अजीब लग सकता है, परंतु परिवर्तन एक संकल्पना के रूप में तभी अर्थवान लगता है जब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बदलती नहीं हैं, ताकि वे साम्य तथा वैषम्य की संभावना दिखा सकें। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है, जो सुस्थापित सामाजिक प्रणालियाँ परिवर्तन का प्रतिरोध तथा उसे विनियमित करती हैं। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक क्रम के अंतर संबंधों को देखने का दूसरा तरीका है यह सोचना कि समाज परिवर्तन को रोकना हतोत्साहित अथवा नियंत्रित क्यों करना चाहता है। अपने आप को एक शक्तिशाली और प्रासंगिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सुव्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक समाज को अपने आप को समय के साथ पुनरुत्पादित करना तथा उसके अस्थायित्व को बनाए रखना पड़ता है। अस्थायित्व के लिए आवश्यक है कि चीज़ें कमोबेश वैसी ही बनी रहें जैसी वे हैं, अर्थात व्यक्ति लगातार समान नियमों का पालन करता रहे, समान क्रियाएं एक ही प्रकार के परिणाम दें और साधारणतः व्यक्ति तथा संस्थाएं पूर्वानुमानित रूप में आचरण करें। क्रियाकलाप, हम एक समान स्थिति को उबाऊ तथा परिवर्तन को प्रसन्नतादायक मानते हैं। वैसे यह सही भी है कि परिवर्तन दिलचस्प होता है तथा परिवर्तन में कमी वाकई बेकार होती है, परंतु सोचिए कि जीवन कैसा होगा अगर आपको मजबूरन हमेशा बदलना पड़े। क्या होगा यदि आपको भोजन में वही खाना हमेशा न मिले, प्रत्येक दिन कुछ अलग अलग, एक ही चीज़ दोबारा न मिले, आप चाहे आप पसंद करते हों या नहीं। कल्पना करें इस डरावनी सोच का, क्या हो जब आप स्कूल से वापस आएं तो घर में अलग अलग लोग हों, अलग अलग माता पिता, अलग अलग भाई बहन।
क्या हो यदि आप अपना पसंदीदा खेल खेलें, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी इत्यादि, और हर बार नियम अलग हो। आप अपने जीवन के कुछ पक्षों के बारे में सोचिए, जहां आप चीज़ों को जल्दी बदलना नहीं चाहेंगे। क्या ये आपके जीवन के वे क्षेत्र हैं जहां आप चीज़ों में जल्दी परिवर्तन चाहेंगे? कारण सोचने की कोशिश कीजिए। क्यों आप कुछ विशेष स्थिति में परिवर्तन चाहेंगे या नहीं? समाज परिवर्तन के प्रति विरोधी भाव क्यों रखता है? उपरोक्त इसका अमूर्त और सामान्य कारण है, परंतु इसके ठोस और विशिष्ट कारण है कि समाज क्यों परिवर्तन का विरोध करता है। याद कीजिए, आपने सामाजिक संरचना और सामाजिक स्तरीकरण के बारे में प्रथम अध्याय में क्या पढ़ा था? अधिकतर समय अधिकतर समाज असंगत रूप में संस्तरित होते हैं, अर्थात आर्थिक संसाधनों, सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक शक्ति के संदर्भ में विभिन्न वर्गों की स्थिति भिन्न है। यह आश्चर्यजनक है कि जिनकी स्थिति अनुकूल है वे यथास्थिति चाहते हैं तथा जो विपरीत परिस्थितियों में हैं परिवर्तन चाहते हैं। समाज के शासक अथवा प्रभावशाली वर्ग अधिकांशतः सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं जो उनकी स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि अस्थायित्व में उनका अपना हित होता है। वहीं दूसरी तरफ अधीनस्थ अथवा शोषित वर्गों का हित परिवर्तन में होता है। सामान्य शक्तियाँ अधिकांशतः अमीर तथा शक्तिशाली वर्गों की तरफदारी करती हैं। वे परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल होती हैं। यह समाज के स्थिर होने का दूसरा विस्तृत कारण है। सामान्यतः यह माना जाना कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के विचारों से प्रतिबंधित नहीं है। इसका अर्थ सकारात्मक अधिक है। यह सामाजिक संबंधों की विशिष्ट पद्धति और मूल्यों एवं मानदंडों के सक्रिय अनुरक्षण तथा उत्पादन को निर्देशित करता है। विस्तृत रूप में सामाजिक व्यवस्था इन दो में से किसी एक तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जहाँ व्यक्ति नियमों और मानदंडों को स्वतः मानते हों अथवा जहाँ व्यक्तियों को मानदंडों को मानने के लिए बाध्य किया जाता हो। प्रत्येक समाज इन दोनों तरीकों का मिश्रित प्रयोग सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है। सामाजिक व्यवस्था के सहज संकेंद्रण का स्रोत मूल्यों व मानदंडों की साझेदारी से निर्धारित होता है। यह समाजीकरण की प्रक्रिया में अपनाया जाता है। समाजीकरण पर परिचर्चा समाजशास्त्र की प्रस्तावना में आप देख सकते हैं। समाजीकरण भिन्न परिस्थितियों में अधिक या न्यूनतः कुशल हो सकता है, परंतु वह कितना ही कुशल क्यों न हो, यह व्यक्ति की दृढ़ता को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, समाजीकरण मनुष्य को रोबोट नहीं बना सकता। यह हर समय प्रत्येक मानदंडों के लिए पूर्ण तथा अस्थायी सहमति तैयार नहीं कर सकता। इसका अनुभव आपने भी अपने जीवन में किया होगा। नियम तथा विश्वास जो एक समय में प्राकृतिक तथा सही लगते हैं, दूसरे समय में उतने सही नहीं लगते हैं। हम अपनी बीती धारणाओं पर प्रश्न करते हैं। हम किसे सही अथवा गलत मानते हैं, इस पर अपनी सोच बदल देते हैं। कई बार हम अपने विश्वासों को वापस मान लेते हैं, जिन्हें हमने पहले माना तथा फिर छोड़ दिया। कालांतर में भिन्न परिस्थितियों में जीवन की किसी आगामी अवस्था में हम उन्हें पुनः नए रूप में पाते हैं। सामाजीकरण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करता है, परंतु यह प्रयास भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। अधिकतर आधुनिक समाज कुछ रूपों में संस्थागत तथा सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए शक्ति अथवा दबाव पर निर्भर करते हैं। यह आवश्यक है कि सत्ता की परिभाषा अधिकांशतः इस रूप में दी जाती है कि सत्ता स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति से मनचाहे कार्य को करवाने की क्षमता रखती है। जब सत्ता का संबंध अस्थायित्व तथा स्थिरता से होता है और इससे जुड़े पक्ष अपने सापेक्षिक स्थान के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो हमारे सामने प्रभावशाली स्थिति उत्पन्न होती है। यदि सामाजिक तथ्य व्यक्ति, संस्था अथवा वर्ग नियमपूर्वक अथवा आदतन सत्ता की स्थिति में होते हैं, तो इसे प्रभावी माना जाता है। साधारण समय में प्रभावशाली संस्थाएं, समूह
व्यक्ति समाज में निर्णायक प्रभाव रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु यह विपरीत और विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। हालांकि इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को कुछ कार्य जबरन करना पड़ता है। आम स्थितियों में इसका प्रभाव काफ़ी सुगम होता है, अर्थात बिना किसी घर्षण अथवा परेशानी के दिखाई देता है। बाध्य सहयोग की संकल्पना अध्याय 1 में देख सकते हैं। उदाहरणतः महिलाएं अपने जन्म के परिवार में संपत्ति के अधिकार का दावा क्यों नहीं करती? वे प्रतिसत्तात्मक मानदंड से सहमत क्यों रखती हैं? प्रभाव, सत्ता तथा कानून। यह कैसे हो सकता है कि प्रभाव प्रतिरोधात्मक हो, जबकि यह सीधे तौर पर असंतुलित संबंधों पर आधारित हो, जहाँ कीमतें तथा सुविधाएं अनियमित रूप से बांटे हुए। उत्तर का आंशिक भाग हमें पूर्व अध्याय की परिचर्चा से प्राप्त हो चुका है। प्रभावशाली वर्ग असंतुलित संबंधों में अपनी शक्ति के बल पर सहयोग प्राप्त करते हैं, परंतु यह शक्ति काम क्यों करती है? क्या यह कार्य केवल शक्ति के भय से करता है? यहाँ हम समाजशास्त्र की मुख्य संकल्पना वैधता पर आते हैं। सामाजिक संदर्भ में वैधता इंगित करती है स्वीकृत की स्थिति जो शक्ति संतुलन में अंतर्निहित है। ऐसी चीज़ें जो वैध हैं वह उचित, सही तथा ठीक मानी जाती हैं। बृहत स्तर पर यह सामाजिक संविदा का अविस्वीकृत भाग है जो सामयिक रूप से प्रचलित है। संक्षेप में वैधता अधिकार संपत्ति तथा न्याय के प्रचलित मानदंडों की अनुरूपता में निहित है। हमने पहले ही देखा है कि शक्ति समाज में किस प्रकार से परिभाषित होती है। शक्ति अपने आप में एक सच्चाई है, यह कानून हो सकती है अथवा नहीं। आप देखें विचारक मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कानूनी शक्ति है, अर्थात शक्ति न्याय संगत तथा ठीक समझी जाती है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर, एक जज अथवा एक स्कूल शिक्षक जब सब अपने कार्य में निहित सत्ता का प्रयोग करते हैं। ये शक्ति उन्हें विशेषकर उनके सरकारी कार्यों की रूपरेखा के लिए प्रदान की गई है। लिखित कागजातों द्वारा सत्ता क्या कर सकती है तथा क्या नहीं का बोध होता है। सत्ता का अर्थ है समाज के अन्य सदस्य जो इसके नियमों तथा नियमावलियों को मानने को तैयार हैं। हम सत्ता को एक सही क्षेत्र में मानने को बाध्य हूँ। मसलन एक जज का कार्य क्षेत्र कोर्ट रूम होता है और जब नागरिक कोर्ट में होते हैं उन्हें जज की आज्ञा का पालन करना पड़ता है अथवा उनकी शक्ति से वे असहमत जता सकते हैं। कोर्ट रूम के बाहर जज किसी भी अन्य नागरिक की तरह हो सकता है। सड़क पर उसे पुलिस की कानूनी सत्ता को मानना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पर पुलिस सभी नागरिकों की क्रियाओं की निगरानी करती है, केवल अपने बड़े ऑफिसरों को छोड़कर। परंतु नागरिकों का निजी जीवन उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा से तब तक बाहर आता है जब तक वे संदिग्ध अथवा गैर कानूनी कार्य न करें। अलग इसलिए क्योंकि जिस प्रकार की शक्ति निहित है वह कम शक्ति के साथ परिभाषित की गई है। शिक्षक की सत्ता अपने छात्रों पर कक्षा के अंदर होती है। उसकी सत्ता का क्षेत्र उसके छात्रों के घर तक विस्तृत नहीं है, जहाँ माता पिता अथवा अभिभावकों के कर्तव्य तथा शक्ति बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ अन्य प्रकार की सत्ता होती है जिनको शक्ति से परिभाषित नहीं किया गया, परंतु सहयोग तथा सहमत बनाने में वे बेहद प्रभावी होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण धार्मिक नेता की शक्ति। यद्यपि कुछ संस्थागत धर्मों ने आंशिक रूप से इस सत्ता को औपचारिक बनाया है, परंतु एक धार्मिक वर्ग के नेता अथवा छोटी संस्थाओं के अल्पसंख्यक धार्मिक वर्ग औपचारिक हुए बिना अत्यंत ताकतवर होते हैं। ठीक इसी प्रकार शिक्षाविद, कलाकार, लेखक तथा अन्य बुद्धिजीवी अपने अपने क्षेत्रों में बिना औपचारिक हुए काफ़ी शक्तिशाली है। यह अपराधी गिरोह के मुखिया के लिए भी सही है कि उसके पास बिना किसी औपचारिक मानदंडों के पूर्ण सत्ता होती है। सुस्पष्ट संहिता तथा अनौपचारिक सत्ता में अंतर कानून के बोध में प्रासंगिक है। कानून सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड अथवा नियम होते हैं। यह ज़्यादातर लिखे जाते हैं तथा नियम किस प्रकार बनाए अथवा बदले जाने चाहिए इसका कोई
उनको तोड़ता है तो उसे क्या करना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में कानून विधायिका द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिनका निर्माण चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। राष्ट्र का कानून वहाँ की जनता के नाम पर उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये कानून नियमों को बनाते हैं जिनके द्वारा समाज पर शासन किया जाता है। कानून प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, चाहे एक व्यक्ति के रूप में मैं कानून विशेष रूप से सहमत हूँ या नहीं, एक नागरिक रूप में मुझे जोड़ने वाली ताकत है तथा अन्य सभी नागरिकों को उनकी मान्यताओं से हटकर अतः प्रभाव शक्ति के तहत कार्य करता है। परंतु इनमें से अधिकांश शक्ति वास्तव में कानूनी शक्ति अथवा सत्ता होती है। इसका एक बृहत्तर भाग कानून द्वारा संहिताबद्ध होता है। कानूनी संरचना तथा संस्थागत मदद के कारण सहमत तथा सहयोग नियमित रूप से और भरोसे के आधार पर लिया जाता है। यह शक्ति के प्रभाव क्षेत्र अथवा प्रभावितों को समाप्त नहीं करता। यह उल्लेखनीय है कि किस प्रकार की शक्तियाँ जो समाज में प्रभावी हैं, हालांकि वे गैर कानूनी हैं, और यदि कानूनी हैं तब कानूनी रूप से संहिताबद्ध नहीं हैं। यह कानूनी सत्ता तथा अन्य प्रकार की शक्तियाँ हैं जो सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति तथा उसकी गतिशीलता को निर्धारित करती हैं। विवाद, संघर्ष, अपराध तथा हिंसा। प्रभाव शक्ति कानूनी सत्ता तथा कानून के अस्तित्व का अर्थ नहीं है कि हमेशा उनका पालन हो या उन्हें माना जाए। आपने पहले ही समाज में संघर्ष तथा प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा है। ठीक इसी प्रकार समाज में विवाद के सामान्य प्रकार को जानने की आवश्यकता है। विवाद विस्तृत रूप से असहमत के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रतियोगिता तथा संघर्ष इससे अधिक विशिष्ट तथा असहमत के अन्य प्रकारों को छोड़ देते हैं, जिनका इस प्रकार की परिभाषा में वर्णन न किया जाए। उदाहरण, युवाओं में पाई जाने वाली दोहरी संस्कृति अर्थात युवा असंतोष। यह प्रचलित सामाजिक मानदंडों का विरोध अथवा अस्वीकृत है। इन विरोधों की विषय वस्तु बाल अथवा वस्त्रों के फैशन से लेकर भाषा अथवा जीवन शैली कुछ भी हो सकता है। अत्यधिक मानक अथवा परंपरागत प्रतिद्वंदिता का रूप चुनाव होता है, जो राजनीतिक प्रतियोगिता का एक रूप है। विवाद कानून अथवा कानूनी सत्ता से असहमत अथवा विद्रोह भी होता है। खुले तथा लोकतांत्रिक समाज इस प्रकार की असहमति को विभिन्न स्तरों तक छूट देते हैं। इस प्रकार की असहमति के लिए स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार की सीमाएं परिभाषित की गई। इन सीमाओं का उल्लंघन किसी न किसी रूप में समाज की प्रतिक्रियाओं को जानना चाहते हैं, विशेषकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों की। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीयों की तरह एक रहने पर भी हमें एक दूसरे से असहमत होने से नहीं रोक सकते। विभिन्न राजनीतिक दलों की भिन्न कार्यसूचियाँ होती हैं, यद्यपि वे एक ही संविधान का आदर करते हैं। एक जैसे ट्रैफिक नियमों का ज्ञान सड़क पर जोरदार बहस को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि समाज में कितने अंतर अथवा असहमति को सहन किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक तथा ऐतिहासिक स्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु यह समाज में एक महत्वपूर्ण सीमा अंकित करता है। कानून तथा गैर कानूनी, वैध तथा अवैध, माननीय तथा अमाननीय सीमाएं। यद्यपि सामान्य रूप में उनमें एक शक्तिशाली नैतिक आरोप होता है। माना जाता है कि अपराध की व्युत्पत्ति कानून से होती है। अपराध एक ऐसा कर्म है जो विद्यमान कानून को तोड़ता है, न ज़्यादा न कम। किसी भी क्रिया की नैतिकता केवल इस बात से ही निर्धारित नहीं होती कि इसमें विद्यमान कानून को तोड़ा है। यदि विद्यमान कानून न्यायपूर्ण नहीं है, जैसे एक व्यक्ति इसे तोड़ने में ऊंचे नैतिक कारणों का दावा करता है, ऐसा ही सविनय अज्ञा आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता कर रहे थे। जब गांधी जी ने दांडी में ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ा तो वे एक अपराध कर रहे थे। उन्हें इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उन्होंने इस अपराध को जानबूझकर तथा गर्व के साथ किया। भारतीय भी इस पर तथा जिन मूल्यों का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस पर गर्व करते थे। वास्तव में केवल एक यही अपराध नहीं था जो किया जा रहा था। यहाँ कई दूसरे प्रकार के अपराध थे जो नैतिकता का दावा नहीं कर सकते।
मुख्य बिंदु यह है कि अपराध कानून को तोड़ता है, कानून द्वारा परिभाषित वैध सीमाओं के बाहर जाता है। हिंसा का प्रश्न अपने विस्तृत स्तर पर राज्य की बुनियादी परिभाषा से जुड़ता है। आधुनिक राज्य की एक प्रमुख विशेषता है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में वैध हिंसा के प्रयोग पर का अधिकार समझता है। दूसरे शब्दों में, राज्य सत्तावादी कार्यों द्वारा कानूनी तौर पर हिंसा का प्रयोग कर सकता है। परिभाषा के तौर पर अन्य सभी उदाहरण हिंसा के लिए गैर कानूनी कुछ अपराधों जैसे असाधारण स्थितियों में अपने आप को बचाने की स्थिति, तकनीकी तौर पर हिंसा की प्रत्येक क्रिया को राज्य के खिलाफ देखा जा सकता है। यदि मैं किसी व्यक्ति पर हमला अथवा उसे जान से मार दूं, तो राज्य मुझे हिंसा के वैध प्रयोग के एकाधिकार का हनन करने पर अभियोजित करेगा। यह साफ है कि हिंसा सामाजिक व्यवस्था के शत्रु है, विरोध का रूप है जो मात्र कानून का ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी अतिक्रमण करती है। समाज में हिंसा सामाजिक तनाव का प्रतिफल है, गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाती है। यह राज्य की सत्ता को चुनौती भी है। इस अर्थ में वैध शासन की असफलता सम्मत तथा खुले तौर पर संघर्षों का होना है। गांव, कस्बों और नगरों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। अधिकांश समाजों का वर्गीकरण ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए जीवन की दशाएं तथा सामाजिक संगठन के रूप अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। अतः सामाजिक व्यवस्था के रूप में जो इन क्षेत्रों में विद्यमान होते हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पाए जाते हैं, जिन्हें समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सब मानते हैं कि गांव, कस्बा अथवा नगर का अर्थ क्या है, परंतु क्या है हम ठीक तरह से इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं। अध्याय 5 में ग्रामीण अध्ययन के अंतर्गत एम.एन. श्रीमान श्रीनिवास पर हुई परिचर्चा देखें। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गांव का उद्भव सामाजिक संरचना में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से हुआ, जहां खानाबदोशी जीवन की पद्धति को शिकार, भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी का संक्रमण अस्थायी जीवन में हुआ। स्थानीय कृषि अथवा कृषि का वह रूप जहां जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमना पड़ता के साथ सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया। भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावना को जन्म दिया, जो उसके सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है। अस्थायी कृषि का अर्थ हुआ संपत्ति का जमाव संभव था, जिसके कारण सामाजिक विषमताएं भी आई। अत्यधिक उच्च श्रम विभाजन ने व्यावसायिक विस्तार की आवश्यकता को जन्म दिया। इन सब परिवर्तनों ने मिलकर गांव के उद्भव को एक आकार दिया, जहां लोगों का निवास एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। आर्थिक तथा प्रशासनिक शब्दों में ग्रामीण तथा नगरीय बसावट के दो मुख्य आधार हैं: जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। बाह्य आकृति के विपरीत आकार हमेशा निर्णायक नहीं होते। बड़े गांव तथा छोटे शहरों को मात्र उनकी जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से अलग करना कठिन होता है। शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या जैसे वर्ग किलोमीटर तुलना में गांव, यद्यपि लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं, परंतु गांव का विस्तार तुलनात्मक रूप में अधिक बड़े क्षेत्र में होता है। शहरों तथा नगरों से गांवों को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांशतः वस्तुएं कृषि उत्पाद से होती है, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। मुख्यतः कस्बे नगर में अंतर। प्रशासनिक परिभाषा का विषय, एक कस्बा तथा नगर मुख्यतः एक ही प्रकार के व्यवस्थापन होते हैं, जहाँ अंतर उनके आकार के आधार पर होता है। एक शहरी संकुल शब्द जो जनगणना अथवा कार्यालय रिपोर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ऐसे नगर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसके चारों ओर उपनगरीय क्षेत्र तथा उपाश्रित व्यवस्थापन होते हैं।
महानगरीय क्षेत्र के अंतर्गत एक से अधिक नगर आते हैं अथवा एक क्रमवार शहरी व्यवस्थापन जो अकेले शहर के कई गुना के बराबर होते हैं। जिस दिशा में आधुनिक समाज का विकास हुआ है, नगरीकरण की प्रक्रिया अधिकतर देशों में देखी जा रही है। यह ऐसी प्रक्रिया है जहां क्रमशः नगरीय जनसंख्या का बड़े से बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में रहता है। अधिकांश विकसित देश ज़्यादातर नगरीय हैं। विकासशील देशों में भी नगरीकरण के प्रति रुझान देखा जा रहा है। यह तीव्र अथवा मध्यम हो सकता है। अगर कोई विशेष कारण न हो तो इसे अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। अधिकांश संदर्भों में यह प्रक्रिया घटित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार मानव इतिहास में पहली बार संसार की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी। भारतीय समाज में भी नगरीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 1901 में 11% से थोड़ा कम तथा 1951 में 17% से थोड़ा ज़्यादा थे। 2001 की जनगणना के अनुसार अब 28% से करीब जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 35% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि गांव की वस्तुनिष्ठ स्थिति भिन्न होती है, यह अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति में भी भिन्नता होगी। गाँव का आकार छोटा होता है, ये अधिकांशतः व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन करते हैं। गांव के लोगों द्वारा तकरीबन गांव के ही दूसरे लोगों को देखकर पहचान लेना असामान्य नहीं है। अधिकांशतः गांव की सामाजिक संरचना परंपरागत तरीकों से चालित होती है। इसलिए संस्थाएं जैसे जाति, धर्म तथा सांस्कृतिक एवं परंपरागत सामाजिक प्रथाओं के दूसरे स्वरूप यहाँ अधिक प्रभावशाली हैं। इन कारणों से जब तक कोई विशिष्ट परिस्थितियां न हो, गांव में परिवर्तन नगरों की अपेक्षा धीमी गति से होता है। इसके लिए अलग से भी कई कारण जिम्मेदार हैं। विभिन्न परिस्थितियां सुनिश्चित करती हैं कि समाज के अधीनस्थ समूहों के पास ग्रामीण इलाके में अपने नगरीय भाइयों की तुलना में अभिव्यक्ति के दायरे बहुत कम होते हैं। गांव में व्यक्ति एक दूसरे से सीधा संबद्ध होता है, इसलिए व्यक्ति विशेष का समूह समुदाय के साथ असहमत होना कठिन होता है। इसका उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाया जा सकता है। इसके साथ ही प्रभावशाली वर्गों की शक्ति सापेक्षिक रूप से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वे रोजगार के साधनों और अधिकांशतः अन्य संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। गरीबों को प्रभावशाली वर्गों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रोजगार के अन्य साधन अथवा सहारा नहीं होता। कम जनसंख्या के कारण अधिक व्यक्तियों को संगठित करना कठिन कार्य होता है। विशेषकर इस प्रकार की कोशिशों को बलशाली वर्ग से छिपाया नहीं जा सकता, जल्दी ही उसे दबा दिया जाता है। संक्षेप में, यदि गाँव में पहले से ही मजबूत शक्ति संरचना होती तो उसे उखाड़ फेंकना बहुत कठिन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना के संदर्भ में होने वाला परिवर्तन और भी धीमा होता है, क्योंकि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अधिक मजबूत और स्थिर होती है। किसी क्षेत्र में परिवर्तन आने में भी समय लगता है, क्योंकि गांव बिखरे होते हैं, पूरी दुनिया से एकीकृत नहीं होते जैसे नगर तथा कस्बे होते हैं। यह सही है, संचार के नए साधन विशेषकर टेलीफोन तथा टेलीविज़न से काफ़ी परिवर्तन आया है। अब सांस्कृतिक पिछड़ापन गांव तथा नगरों के बीच काफ़ी कम या न के बराबर हो गया है। यह संचार के साधनों, सड़कें, रेल में भी समय के साथ सुधार आया है, जिसके कारण मात्र कुछ एक गांव एकांत तथा पिछड़ा होने का दावा कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो बिना सोचे समझे भूतकाल में गांव के साथ जुड़े थे, इसने समाज को और भी गतिशील किया है। निसंदेह कृषि से संबंधित परिवर्तन अथवा कृषकों के सामाजिक संबंधों का ग्रामीण समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भूस्वामी की संरचना में आए परिवर्तनों पर भूमि सुधार जैसे कदमों का सीधा प्रभाव पड़ा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के प्रथम चरण में दूरवासी जमींदारों से स्वामित्व के हक लेकर उन समूहों को दे दिए गए जो वास्तव में भूमि की देखभाल तथा खेती कर रहे थे।
इनमें से अधिकांश समूह मध्यवर्ती जातियों से संबंधित थे और यद्यपि वे स्वयं ज़्यादातर कृषक नहीं थे, पर उन्होंने भूमि पर आधिपत्य जमा लिया। काफ़ी संख्या के अनुरूप इस तथ्य ने उनके सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उनके वोट आवश्यक थे। एवं श्रीनिवास ने इन वर्गों को प्रभावी जातियों के नाम से पुकारा है। कई क्षेत्रीय संदर्भों में प्रभावी जातियां आर्थिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली हो गई थी। गांव में उनका वर्चस्व होने के कारण उन्होंने चुनावी राजनीति को प्रभावित किया। आज के संदर्भ में वे प्रभावी जातियां स्वयं अपने से निम्न जातियों, निरंतर तथा अत्यधिक पिछड़ी जातियों द्वारा दृढ़तापूर्वक किए गए विद्रोहों से स्वयं भी जूझ रही हैं। इस कारण कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में प्रमुख सामाजिक आंदोलनों की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसी प्रकार की तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन ने भी ग्रामीण समाज पर व्यापक और तात्कालिक प्रभाव डाला है। नई मशीनरी के प्रयोग से श्रम में बचत होती है। फसलों की नवीन पद्धति इत्यादि के कारण मजदूर की मांग में परिवर्तन अपेक्षित होगा। इसके कारण विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे जमींदार तथा मजदूरों के बीच मोल भाव की सापेक्षिक ताकतों में परिवर्तन आया। यदि वे प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों की मांग को प्रभावित न करते हों, तकनीकी तथा आर्थिक परिवर्तन विभिन्न समूहों की आर्थिक शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं और इस प्रकार परिवर्तनों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। कृषि की कीमतों में आकस्मिक उतार चढ़ाव, सूखा अथवा बाढ़ ग्रामीण समाज में विप्लव मचा देते हैं। भारत में किसानों द्वारा हाल ही में की गई आत्महत्या की संख्या में वृद्धि इसके उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ बड़े स्तर पर विकास कार्यक्रम जो निर्धन ग्रामीणों को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं, उनका भी काफ़ी असर पड़ता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। क्रियाकलाप में आप देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? यह एक प्रमुख विकास योजना क्यों मानी जाती है? इसे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अगर यह सफल हो जाता तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? इन संदर्भों पर विद्यार्थी आपस में चर्चा करेंगे और इसी के साथ ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था चैप्टर नंबर 2 का दूसरा भाग यहीं पूर्ण होता है। तीसरे भाग में पूरी गतिविधि या अध्याय के समस्त प्रकरण सम्मिलित हो जाएंगे।